पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, लिपि क्या है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, इसके विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमने वहां आपको बताया था कि व्याकरण के 3 जो अंग हैं, पहला वर्ण विकार था, दूसरा जो शब्द विचार था, और तीसरा जो था वो था वाक्य विचार। ठीक है, पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा जो था आपका वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम और आप आज जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे वर्ण विचार की। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि इस वर्ण विचार में हम और आप वर्णों को किस प्रकार से लिखने के लिए किस प्रकार चिन्हों का उपयोग किया जाता है और वर्णों के प्रकार क्या हैं, इसके बारे में हम और आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि वर्ण क्या है। वर्ण जो होता है वो होता है सबसे छोटी इकाई होता है। हमने आपको बताया कि वर्ण कहिए, अक्षर कहिए या ध्वनि कहिए, तीनों एक ही स्थिति होती है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है। इसका अर्थ है कि आप किसी भी वर्ण को विभाजित नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें रमन, मान लीजिए ये कोई शब्द है रमन, इस अगर रमन को देखेंगे तो इसमें क्या है, र है, म है और न है। ठीक है, र है, म है और न है। लेकिन आप र को विभाज्य करें तो क्या होगा, र स्वर मिला होता है, लेकिन आप इसको और अधिक विभाज्य नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्थिति जो है वो आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि वर्ण, जैसे हम कहते हैं क है, फ है, प है, ड है, न है, ये सभी क्या है, ये सभी वर्ण है। वर्ण जो है वो क्या होता है, जब वर्ण मिलते हैं तो आपके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, या ये कह दीजिए कि शब्दों को जब विभाज्य किया जाता है तो वर्ण बनते हैं, और वर्ण को या अक्षरों को आप विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले बात आई सबसे छोटी इकाई होता है, और दूसरा कि जैसा हमने कहा कि किसी भी वर्ण को आप विभाजित जो है नहीं कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो कहें ये जो छोटी इकाई होती है किसकी, भाषा की। भाई हमने यहां पर जो बताया आपको कि इकाई होती है छोटी किसकी, भाषा की, जो हम बोलते हैं। भाषा क्या है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि भाषा अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने का तरीका है, और उस तरीके को क्या कहते हैं, हम भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम और आप जानते हैं, यदि हम इन वर्णों के बारे में बात करें तो आपको जैसे कहा, जैसे अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, ये सभी क्या हैं, ये सारे के सारे आपके वर्ण हैं। ठीक है, और इन वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब ये जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को व्यवस्थित क्रम में
वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, किसमें? कि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। कहां? वर्णमाला। कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी हो, अंग्रेजी में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ABCDEFGH, ये क्या है? ये सभी के सभी आपकी वर्णमाला है। वर्णों का, वर्णमाला के बारे में पूछा जाए कि वर्णमाला क्या है, तो सामान्य रूप से कह दिया जाता है कि अक्षरों की माला। लेकिन अक्षर कैसे हो? अक्षर हो व्यवस्थित। जैसे आपने अगर अपनी हिंदी वर्णमाला देखी हो तो सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद में व्यंजन आते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वर्णमाला क्या है, तो आप कहेंगे कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, या ये इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्णमाला क्या है? वर्णों का या अक्षरों का व्यवस्थित क्रम जो होता है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आपकी वर्णमाला। ठीक है। जब हम लोग वर्णमाला के बारे में बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया वर्ण क्या है कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं, और इसको कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। और इन वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उस व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। अब जो बात आती है वो क्या है? ये जो वर्ण है, वर्णों के प्रकार, अगर हम वर्णों के प्रकार के बारे में बात करें तो वर्ण होते हैं सामान्य रूप से दो प्रकार के। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या कहा? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। सबसे पहले हमें इन चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है। क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले आप ये समझिए कि स्वर क्या है। स्वर को आप इस प्रकार से समझिए कि स्वर एक आवाज है, साउंड है। बिना साउंड के आप किसी भी चीज का उच्चारण नहीं कर सकते। या ये कह दीजिए कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए जिनकी आवश्यकता है उनको स्वर कहेंगे। कैसे कहेंगे? अब जरा उसको सुनते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए क, प्रोनाउंसिएशन पे, उच्चारण पे जरा ध्यान दीजिए। क क क। अब क का उच्चारण जब कर रहे हैं तो क के साथ में क्या आ रहा है? अ भी आ रहा है। लेकिन यदि ये अ ना आए तो ऐसी स्थिति में आप क को उच्चारित नहीं कर सकते हैं। ये जो क होता है, ये क हलंत क है और अ है, अर्थात क्या है? स्वर किसे कहेंगे? व्यंजनों को उच्चारित करने में जो सहायक होते हैं उनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। अर्थात स्वरों के बिना किसी भी अक्षर का उच्चारण करना मुश्किल होता है। ठीक है। अब ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर।
तीसरा होता है प्लुत स्वर और चौथा कहीं कहीं आ जाता है संयुक्त स्वर। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर और चौथा हो जाता है संयुक्त स्वर। लेकिन सामान्य रूप से इस संयुक्त स्वर को भी आप दीर्घ स्वर में ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब जो स्थिति आती है जरा उसको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। आप वर्णमाला को देखिए, छोटा अ, छोटा आ, सॉरी, छोटा अ हो गया, छोटा ई, छोटा उ और रे। छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और रे, ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर, छोटे वाले। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर भी कह दिया जाता है। ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। वैसे सामान्य रूप से दीर्घ स्वर में ही इनको गिना जाता है। तो दीर्घ स्वर क्या क्या हो गए? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब ये जो प्लुत स्वर है, ये प्लुत स्वर होता है ओ, उ। इस उ का प्रयोग आप केवल और केवल देखेंगे जब हम उच्चारण करते हैं ओम। ये क्या है? ये प्लुत स्वर। ठीक है, अब वर्णमाला को जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि देखिए, ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और रे। दीर्घ स्वर हो गया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत स्वर हो गया उ। ठीक है, अब जो स्थिति आती है वो स्थिति है क्या? स्थिति का मतलब होता यह है कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो जब वर्णमाला को हमने पढ़ा तो वर्णमाला हम लोग पढ़ते हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, रे, ए, आई, ओ, औ, अन और अह। लेकिन यहां पर कहीं स्वरों में हमने अन और अह का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। ये कहलाते हैं अयोगवाह वर्ण। क्या कहलाते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि अयोगवाह, अ माने नहीं और योग माने जुड़ना, अर्थात जो किसी से भी जुड़ते नहीं है, अर्थात क्या कहेंगे इसको? अगर परिभाषित करेंगे तो ऐसे वर्ण जो न तो पूरी तरह स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। क्या कहा? ऐसे वर्ण जो न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जो न तो पूरी तरह से स्वर होते हैं न पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, उनको कहेंगे अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। और अयोगवाह वर्ण होते हैं अन और अ। ये अन है और ये अ है। ठीक है,
अब आप देखेंगे तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो हमें समझना है उस समझने की स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब जो स्थिति आती है, तीन चीजें आती हैं। पहला होता है हलंत, दूसरा होता है अनुस्वार, तीसरा होता है विसर्ग। जैसा कि हमने और आपने कहा कि जब भी किसी भी अक्षर का उच्चारण होता है तो उसमें स्वर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर स्वर नहीं जुड़ा होगा तो ऐसी स्थिति में आप उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो जो अक्षर है वो कैसा रहेगा, अधूरा रहेगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, अब हलंत को परिभाषित करें तो क्या कहें, ऐसे वर्ण जिनमें स्वर जुड़ा नहीं होता है, ऐसे वर्ण जिनमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं होता है, वे अपूर्ण होते हैं। जिनमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है वो कैसे रहेंगे, अपूर्ण होंगे, अर्थात अधूरे होंगे। ऐसे वर्णों को लिखने के लिए ऐसे वर्णों को लिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे क है, इसका मतलब क्या है, ये आधा है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। यदि इसमें स्वर जुड़ जाएगा तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। या हमने क्या कहा, अगर जैसे ये क है, क में से हमने आधा क प्लस अ, ये क्या है, इसमें ये जो लगा हुआ है इसको कहेंगे हलंत, ठीक है। हलंत का मतलब है अक्षर कैसा है, आधा है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। हम कहें प, अक्षर कैसा है, आधा है। हम कहें च, हम कहें वे, तो ऐसे वर्ण जिनमें स्वर जुड़ा नहीं होता है वो अपूर्ण होते हैं, अर्थात अधूरे होते हैं। ऐसे वर्णों को लिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब जो स्थिति आती है, अब जो स्थिति है उसको हम लोग कहेंगे अनुस्वार। अब होता क्या है, अनुस्वार क्या है, अनुस्वार को अगर आप देखेंगे तो आपको यह समझना है, अन, ये क्या है, ये अन है, अर्थात जो कोने पे जो बिंदी होती है, इस कॉर्नर पे बिंदी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और इसका उच्चारण जब हम करेंगे तो इसके साथ क्या आ जाता है, अन आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा अन, गुड़,
चन चल मन गल, ये सभी क्या है? ये सारे के सारे अनुस्वार से लिखे हुए शब्द हैं, या अनुस्वार को आप बिंदु से भी प्रदर्शित कर देते हैं कि ऊपर आपका जो है वो क्या होगा? बिंदु लगा होगा। ठीक है। दूसरी चीज जो आती है वो आती है आपका अब हम लोग चर्चा करते हैं अनुनासिक वर्ण पर। अनु माने अनुसार और नासिक कहते हैं नासिका या नाक, जो नाक के सुर बोले जाने वाले वर्ड या ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने हेतु, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने हेतु नाक का उपयोग किया जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए नाक का प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहेंगे? वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, जो नाक के सुर बोले जाते हैं। ठीक है, किया जाता है। अनुनासिक है ना। और ऐसे सामान्यतः ऐसे जब वर्ण लिखे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में चंद्र बिंदी लगी जाती है। चंद्र बिंदी जैसे चांद। आपने देखा होगा कि जो अनुनासिक वर्ण हैं उनको जब भी आप लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो है चंद्र बिंदी जो है वो लगा दी जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग चर्चा करते हैं विसर्ग वर्ण। ठीक है। विसर्ग का चिन्ह होता है पीछे दो बिंदियां लगाई जाती है ना। ऐसे वर्ण जिनके अंत में सहलंत का, हलंत का मतलब समझ रहे हो? इसमें जो है आपका, सॉरी स नहीं, हा हलंत का उच्चारण, आधे ह का उच्चारण हो वहां पर विसर्ग का अब जैसे अगर हम लिखें सह या बालकः या रामः, तो ये सभी क्या है? ये सभी के सभी ये जो है, ये जो दो बिंदियां लगी हुई है इनको कहेंगे आप विसर्ग। ठीक है। और जब विसर्ग को आप उच्चारित करेंगे तो ऐसी स्थिति में आधे ह का जो आवाज है वो इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है। ये आपका स्वर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजनों के बारे में। अब व्यंजन
कौन कौन से होते हैं जरा उसको समझते हैं। व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, और चौथा है चार प्रकार के व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हम और आप चर्चा करते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि जब भी स्पर्श व्यंजन के बारे में बात होती है तो देखो, किसी भी अगर व्यंजन का आप उच्चारण करना चाहते हैं तो सांस अंदर या बाहर आएगी। हमारे पास में जो उच्चारण स्थान है जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सारे के नासिका, ये सभी हमारे उच्चारण स्थान है। ठीक है, जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं कि अगर आप नाक बंद कर लोगे तो ऐसी स्थिति में आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जो स्थितियां आती हैं उनको जो अगर हम समझें तो क्या होता है कि अब स्थितियां क्या है कि स्पर्श व्यंजन का मतलब हो गया ऐसे व्यंजन, कैसा क्या हो गया? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा उच्चारण स्थानों को छूकर जाए, स्पर्श करते हुए जाए, छूकर जाए, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा उच्चारण स्थानों हमने जैसा कहा आपसे कि आंख, सॉरी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनको छूकर जाए तो उनको क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इनको कह दिया जाता है क, च, ट, त, प। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइए कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग होते हैं 5। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क्या आता है? क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में क्या आता है? च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ,
ड़, क सॉरी क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ण ण और त थ द ध न प फ ब भ म। ये आपके स्पर्श व्यंजन है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो एक वर्ग में 5 होते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ न त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछे बताइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ ले, तो क्या लिखेंगे? 25 होती है, क्योंकि एक वर्ग में 5 होते हैं। 1 2 3 4 5 5 और 5 5 में 25 हो गया। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। ठीक है, चलिए ये हुआ। दूसरा आपका आता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जैसा कि हमने कहा कि जब भी किसी भी अक्षर का उच्चारण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हवा हमारे उच्चारण स्थानों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इनसे छूकर जाती है। जब छूकर जाती है तो वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। और संघर्षी का मतलब संघर्ष करके या रगड़ के जाती है, संघर्ष करके जाती है अर्थात रगड़ के जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन व्यंजनों को कहा जाता है कि वो आपके व्यंजन है संघर्षी व्यंजन। और जब आप किसी चीज को रगड़ोगे, सपोज दैट हथेलियों को आप रगड़ रहे हो, तो जब हथेली भी रगड़ोगे तो क्या हो जाता है? हथेलियां गर्म हो जाती हैं, तो वहां क्या हो जाता है? ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो क्या कहेंगे? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा उच्चारण स्थानों को रगड़ते हुए जाए। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हवा उच्चारण स्थानों को रगड़ते हुए जाए, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते। संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि हवा उससे रगड़ते हुए जा रही है। और ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि रगड़े हुए तो वहां पर कहीं ना कहीं ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। उदाहरण के लिए उनको जो आते हैं तीनों आपके स जो है और ह, ये क्या है? ये आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगली जो स्थिति आती है वो है आपका
अंतस्थ व्यंजन। जैसा कि जब आपने व्यंजनों के प्रकार को देखा होगा तो वहां आपने ये भी देखा होगा कि हमने अंतस्थ व्यंजन को ऊष्म और स्पर्श व्यंजन के बीच में रखा। अर्थात हुआ क्या, ऐसे व्यंजन जिनमें हवा उच्चारण स्थानों को रगड़कर भी नहीं जा रही और केवल स्पर्श करके भी नहीं जा रही, अर्थात ये कह देते हैं कि स्पर्श व्यंजन एवं ऊष्म व्यंजन के मध्य स्थिति वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन जो ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बीच की स्थिति वाले हैं, जैसे आपका हो गया य, र, व, य और र, या ये लिख दिया य र, वन लिख दिया य व र और ल। तो ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन। और लास्ट जो व्यंजन का प्रकार है वो है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसको कहेंगे, जैसा कि नाम कह रहा है कि संयुक्त का मतलब है जो जुड़े हैं या दो से, ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब कैसे है, जैसे श ये मिलकर बना होता है क, स और अ से, त्र, त, हलंत र और अ, ज्य, ज, य, स्र, ठीक है। आगे की स्थिति में हम लोग बात करें, जैसे ध, आपने देखा विद्या में ध लिखा जाता है, द, य, ठीक। आपने देखा होगा श्र, अब त्र खुद बना हुआ है, ये भी ध्यान रखें, त, र और अस, ठीक है ना। जैसे अस्त्र में आपने देखा होगा
स्वर। तो ये जो स्थिति है ये क्या है, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन को अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने देखा होगा द्व, तो ये क्या है, द, दो। तो ये क्या है, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो लास्ट स्थिति रह गई है वो लास्ट स्थिति है कि उच्चारण स्थान क्या है, किस प्रकार से स्थिति आती है, उस पर हम लोग चर्चा जो है वो करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।